अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो प्लीज़ 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 जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप जैसे आपको अच्छा लगे स्टोरी शेयर करें। आपका स्टोरी शेयर करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी वो सब लोग जो मेरे साथ इंटैक्ट हैं, शुरू से इंटैक्ट हैं या बीच में जॉइन किया है, वो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यकीन करें बहुत खुश हूँ, बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। और मुझे क्या चाहिए, बस आप दुआ करें अल्लाह सेहत दे और कामयाबी दे। बाकी आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही फेमस एक जगह है। कराची में जो लोग रहा करते हैं या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पिकनिक पॉइंट है हॉक्स बे। ये बेसिकली स्टोरी जो है वो हॉक्स बे की स्टोरी है और ये हमें इम्तियाज़ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि अभी बीच में जब कोरोना का सिलसिला चल रहा था तो इन लोगों की फैमिली ने उन हालात में भी एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग जो है वो हॉक्स पे जाएंगे। और नॉर्मली आपको पता है कि जो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो बाकायदा हट बुक करती हैं और एक दिन पहले चले आते हैं, अगले दिन शाम में या रात में या फिर 2 दिन रुक के वापस आते हैं। ऐसे ही इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। जुम्मे के दिन ये लोग निकले थे, इतवार के दिन इनको वापस आना था। अब ये बताते हैं कि हम तकरीबन समझ लें कि 28 से 30 लोग थे और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। और मर्दों की जहाँ तक बात है तो तकरीबन समझ लें कि 7 या 8 मर्द थे। खैर ये बताते हैं कि जुम्मे के दिन हम लोग समझ लें कि 4:30-5 बजे शाम में निकले और हमारा प्लान ये था कि हम इंशाल्लाह 7 साढ़े 7 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन हम 7:20 पे वहाँ पे पहुँचे। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। अब आपको पता है कि रात में अगर आप हॉक्स बे की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान इलाका नज़र आता है। दूर दूर तक आपको पता है लाइट्स भी मौजूद नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। आज की तारीख़ में भी वहाँ पे ऐसा ही माहौल है। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जो हमारा हट था वो ढूंढने में हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खैर बहरहाल जो हट वाला था उसको फ़ोन किया तो वो बेचारा आगे तक हमें लेने के लिए आया। और जैसे तैसे करके जब हम अपने हट पे पहुँचे तो वो जो हमारा हट था तो वो बिल्कुल आखिर में था। ये बताते हैं कि हट पे जाने के बाद जैसे होता है आमतौर पे कि सोने की जगह वगैरह डिसाइड कर ली और सब सामान वगैरह रखा। और उसके बाद जो बारबेक्यू का हमारा प्रोग्राम था वो हमने तैयारी शुरू कर दी। हमारा प्लान ये था कि रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक बारबेक्यू शुरू करेंगे और 2-3 बजे तक बनाने के बाद खा के इंशाल्लाह सो जाएंगे। अगला दिन भी हमारे पास है, उसके बाद अगले दिन हम लोग वापस जाएंगे। अच्छा ये बताते हैं इनका एक कज़न है जो इनके साथ था, उसका नाम आमिर था। उसको जाते ही बेचैनी लग चुकी थी कि यार चलो समंदर की तरफ चलते हैं और जाके थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, जो नॉर्मली एक्साइटमेंट हुआ करती है। अब मैं उसको समझा रहा था कि भाई रात का टाइम है, यहाँ पे इतनी लाइट्स का भी इंतज़ाम नहीं है, समंदर पे जाना अभी ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था। खैर बहरहाल ये तकरीबन समझ लें कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने उस कज़न के साथ इन्होंने सोचा कि एक चक्कर लगा के आते हैं। ये बताते हैं कि हमने चक्कर लगाना शुरू किया और चक्कर लगाते लगाते हमें पता ही नहीं चला, हम तकरीबन आधे पौन घंटे चलते चलते बहुत आगे आ चुके थे। अब जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पे इस कदर अंधेरा था कि एक दूसरे की शक्ल हमें नज़र नहीं आ रही थी। खैर बहरहाल हमारे पास मोबाइल मौजूद थे और अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम मोबाइल इस्तेमाल कर सकते थे। अब सिग्नल का हमें नहीं पता था कि वहाँ पे सिग्नल हमें उस वक्त मिलते या ना मिलते। खैर बहरहाल इसी तरह फिर बातें बातें करते करते हम लोग जो है मज़ीद आगे बढ़े और जो मेरा कज़न था वो बैक टू बैक सिगरेट पिए चला जा रहा था। और अब एकदम से ऐसा लगने लगा था जैसे किसी परेशानी का शिकार है या कोई बात है जो उसके दिल में मौजूद है। मैं उसको देख के बोलने लगा कि भाई तुम्हें एकदम क्या हो गया, तुम एकदम परेशान लग रहे हो, कोई ऐसी बात है तो बताओ। ये बताते हैं कि इनका जो कज़न था वो मुसलसल समंदर की तरफ देख रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। अब मैंने उससे इंसिस्ट करना शुरू किया कि भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है, तुम मुझे बता नहीं रहे, अगर कोई परेशानी है, कोई बात बुरी लग गई है तो बताओ। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद इनके कज़न ने कहा कि वो सामने देखो। और जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने भी समंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि जब हमने समंदर की तरफ देखा तो हमने देखा कि एक लड़की है जो वहाँ पे समंदर में उस अंधेरे में मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि वो नहा रही है। जैसे आमतौर पे लोग पिकनिक एंजॉय करने के लिए आते हैं, समंदर में जाके नहाते भी हैं, वैसे ही वो अकेली तने तनहा लड़की वहाँ पे मौजूद है और वो मुसलसल पानी में नहा रही है। अब ये देख के हम बड़ा हैरान हुए क्योंकि तकरीबन 10 सवा 10 का टाइम होने वाला था
और हमारी समझ से बाहर था कि ये अकेली लड़की कैसे आ सकती है। खैर, ना सिर्फ वो अकेले मौजूद थी, बल्कि हमने करीब व जवार का जब जायज़ा लिया तो उधर भी कोई हट मौजूद नहीं था, ना वहाँ पे कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही थी। अभी हम उस लड़की को देख ही रहे थे कि देखते देखते वो जो लड़की थी उसने एकदम से हमारी तरफ आना शुरू कर दिया या चलना शुरू कर दिया। अब हमने पहले तो नॉर्मल लिया, हम वेट करने लगे कि वो हमारी तरफ चलती भी आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही वो करीब आना शुरू हुई तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि इस कदर अंधेरा था कि एक दूसरे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल जब वो हमारे आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल करीब आ गई तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है उसने बाकायदा रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और ना सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ हार वगैरह भी डले हुए हैं, जैसे आमतौर पे शादियों में लोग एक दूसरे के हार डाला करते हैं या वेलकम करते हैं। तो ये देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे कि एक तो उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ साथ एक फूलों का हार जैसा उसके गले में डला हुआ था। अब ये जो कुछ हम देख रहे थे ये बड़ा हैरान कुन था और नाकाबिले यकीन था कि एक तो लड़की इतने अंधेरे में इतनी रात में हॉक्सबे के साहिल पे मौजूद है, और दूसरा ये कि जो उसका हुलिया है वो बड़ा अजीब हुलिया है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि औरतें या ख़वातीन इस तरह का हुलिया रखेंगी या इतनी रात में हार वगैरह पहन के घूमेंगी, जो बड़ा स्ट्रेंज था। खैर, इसी दौरानिए में हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जब वो बिल्कुल हमारे समझने के 2-3 फीट के फासले पे आ गई तो हमने उसके ऊपर टॉर्च मारी। अब ये बताते हैं, जैसे ही टॉर्च मारी तो हमने देखा कि उसका जो चेहरा है वो वैसे ही नॉर्मल चेहरा है जैसे हुआ करता है, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो प्योर वाइट आंखें हैं, यानी उसकी आंखों के जो अंदर पुतले मौजूद है वो नहीं हैं। अब जो मेरा कज़न था उसने जाहिर सी बात है पहले टॉर्च मारी थी और उसकी नज़र पहले पड़ी थी, तो उसने जैसे ही ये देखा वो मुड़ा और उसने भागना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि कुछ सेकंड्स में वहीं खड़ा हुआ उसको देखता रहा, और मुझे एकदम से होश आया कि मेरे कज़न ने भागना शुरू कर दिया है, और यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है। हालांकि मैं भी देख रहा था उसकी आंखों में, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैं देर से भागा। बहरहाल ये बताते हैं कि मैं भी उसके पीछे भागता रहा, और जैसे जैसे हम लोग भाग रहे थे हम काफ़ी दूर चलते हुए आ गए थे। तो अब लग रहा था ये जो सफ़र है ये 45 मिनट का नहीं है, ये 45 दिनों का सफ़र है, ये सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा, इसी दौरानिए में हमें मुसलसल पीछे से औरतों के रोने की या चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी कर्ब में मुब्तला हो या किसी मुश्किल में हो। बहरहाल जैसे तैसे करके आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए हम लोग अपना जो हट था उसके करीब पहुँचे, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी जो हमारे मज़ीद फैमिली मेम्बर्स थे वो हमारा वेट कर रहे थे। वो गुस्सा करने लगे कि तुम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे, हम लोग परेशान हो रहे थे। खैर, हमने जैसे तैसे हाँफते काँपते उनको सारा वाक़या बताया। तो हमारे जो बुज़ुर्ग एक मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने एक तो गुस्सा किया, दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इतनी रात में जाने की। खैर, उन्होंने हम पे दम दरूद वगैरह किया और हम दोनों को कह दिया कि जब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं अब तुम लोग इस हट से बाहर नहीं निकलोगे। अब ये बताते हैं कि उनकी डांट हमारे लिए काफ़ी थी, और हम लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे या जितने भी लोग पिकनिक पे आए थे सबको पता चल चुका था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ या एंटिटी मौजूद है। लिहाजा सब लोग अपने तौर पे अलर्ट हो चुके थे। अब ये बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने अपना जो बारबेक्यू प्रोग्राम था वो शुरू किया, लेकिन मेरी और मेरे कज़न की हालत गैर थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बीमार हो चुके हैं या हमारा जिस्म बुरी तरह थक चुका है या हमें बुखार हो रहा है। अब हम लोगों ने जब बारबेक्यू का काम शुरू किया या प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें 2-3 घंटे लग गए, और सोते सोते समझ लें कि 3-3:30 का टाइम शुरू हो गया। अब ये बताते हैं कि खाना वगैरह खाने के बाद जब सब लोग लेट गए तो लेटने के बाद सब कोशिश कर रहे थे कि नींद आ सके, तो ऐसा लग रहा था कि किसी को भी नींद नहीं आ रही है, और एक अजीब सी बेचैनी थी जो सबके अंदर मौजूद थी। इसी दौरान ये में बताते हैं कि एकदम से हमें ढोल बजाने की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे आमतौर पे शादियों में या किसी प्रोग्राम वगैरह में ढोल बजा करता है, तो उस तरह मुसलसल ढोल बजने की आवाज़ आना शुरू हुई। और वो जो ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी वो इस कदर करीब से आ रही थी जैसे कि ऐसा लग रहा था कि बराबर वाले हट में या उसके बराबर वाले हट में कोई शादी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है। अब हम लोग काफ़ी देर तक करवटें बदलते रहे। वो जो ढोल बजने की आवाज़ थी वो मुसलसल बढ़ती चली आ रही थी, और हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है। तो वो जो हमारे फैमिली में बुज़ुर्ग मौजूद थे वो, और उसके अलावा एक हमारे कज़न थे दूसरे बड़े, इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग जाके देखते हैं, अगर बराबर वाले हट में या उसके मज़ीद बराबर वाले हट में कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके ये ढोल वगैरह रात में ना बजाएं, हो सके तो हमें सोने दें, मेहरबानी होगी आपकी। खैर, बहरहाल ये लोग बराबर से बराबर वाला जो हट था उसके करीब जब पहुँचे तो ये जो आवाज़ें आ रही थी बेसिकली वो वहाँ से आ रही थी। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि वो जो हट है उसके चारों तरफ जो है वो लाइट्स वगैरह लगी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा है,
और वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और गाने गाए जा रहे हैं। खैर ये लोग वहाँ पे गए और ये लोग वहाँ पे कोशिश करने लगे कि नॉक करें और किसी से रिक्वेस्ट कर सकें कि भाई थोड़ा सा अगर शोर कम कर सकें आप तो मेहरबानी हो जाएगी आपकी। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे और नॉक करते रहे। वहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कोई एक बंदा बाहर आने को तैयार नहीं था। अब ये काफ़ी देर वेट करने के बाद वापस मुड़े। इन्होंने सोचा कि वापस चलते हैं। तो जैसे ही ये वापस मुड़े तो इन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत लंबा सा आदमी है जो चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। खैर जैसे ही वो आदमी इनके करीब आया तो इनसे पूछने लगा, खैरियत तो है, आप यहाँ पे क्यों आए थे? तो ये जो हमारे साथ फैमिली में बुज़ुर्ग हैं इन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि हम बराबर से बराबर वाले हट में रुके हुए हैं और मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा शोर कम कर सकें, यहाँ पे कोई शादी वगैरह हो रही है और आप लोग इतनी ज़ोर से ढोल बजा रहे हैं कि हमारी नींद ख़राब हो रही है। अब वो जो लंबा सा आदमी सामने से आ रहा था उसने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा कि बड़े साहब, हमारा यहाँ पे रोज़ाना प्रोग्राम होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चले जाएं। अब ये बताते हैं जो जवाब था ये बड़ा अजीब सा जवाब था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल ये जवाब सुन के हम लोग वापस आ गए और जैसे तैसे करके हमने रात गुजार दी। अब जब सुबह हुई तो हम लोग अपना जो है पिकनिक वगैरह एंजॉय करने लगे। इसी दौरानिए में वो जो हमारा हट था उसका जो मालिक था वो आया। जब वो आया तो हमने उससे पूछा कि भाई आपने हट तो हमें दे दिया है, लेकिन यहाँ बराबर से बराबर वाला जो हट है वहाँ पे पूरी रात गाने बजते रहे, प्रोग्राम होता रहा। और जब हमने उनसे आके शिकायत की तो उन्होंने हमारी बात को सुनने के बजाय हमें कहा कि आपको अगर यहाँ से जाना है तो चले जाएं। खैर वो जो मालिक थे वो मुस्कुराने लगे। वो कहने लगे कि भाईजान, यहाँ पे इस पूरे एरिए में हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम या इवेंट होता रहता है और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये बेसिकली इंसानों के प्रोग्राम नहीं होते। यहाँ पे जिन्नात की शादियाँ या उनके प्रोग्राम हुआ करते हैं। अब ये सुन के जो हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद थे वो कहने लगे, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब हम वहाँ पे गए थे तो हमारी एक इंसान से मुलाकात हुई थी और उससे मुलाकात जब हुई थी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी। अब ये बताते हैं, ये बात सुनने के बाद वो जो हट का मालिक था उसने कहा कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको वो वाला हट दिखाता हूँ। अब ये जो मालिक था वो इनको अपने साथ लेके तीसरे वाले हट में गया तो वहाँ पे बाकायदा बाहर से ताला लगा हुआ था और उस ताले पे इस कदर मिट्टी मौजूद थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। अब ये बताते हैं कि इनको अच्छी तरह याद था कि रात में जिस हट में शादी हो रही थी या प्रोग्राम हो रहा था वो यही वाला हट था। अभी ये देखने के बाद इनको जो हट का मालिक था उसकी बात बड़ी माकूल लगने लगी और इन्होंने ये सोचा कि जो भी हमारी एक आध रात रह गई है हम खैरियत से यहाँ से गुजारते हैं और यहाँ से चले आएंगे। ये बताते हैं उसके बाद भी हम लोग हॉक्स पे गए और हमने पिकनिक मनाई, लेकिन कभी भी हमने ज़रूरत नहीं की कि रात में वहाँ पे रुकें या हट बुक करें। हम लोग जाते थे, सुबह जाते थे और शाम में वापस आ जाया करते थे। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें मिस अरीबा ने भेजी है और ये बेसिकली जो जिक्र करती हैं एक प्राइवेट स्कूल का जिक्र करती हैं और ये जो स्कूल है ये फेडरल बी एरिया में मौजूद है। ये बताती हैं कि पिछले तकरीबन 8 साल से ये तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और ये जो वाक़या है ये इनके साथ बेसिकली 2017-18 में पेश आया था। 2017-18 में ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी और आपको पता है कि नॉर्मली जो स्कूल की टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे से होती है, 1:30 बजे तक होती है। अच्छा, उसके बाद जो टीचर्स वगैरह होते हैं या जो स्टाफ होता है वो आधे 1 घंटे रुका करता है। जो भी इनके काम होते हैं वो ये कंप्लीट करते हैं और जो भी टास्क वगैरह इनको मिले हुए होते हैं वो पूरे करने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तो इसी तरह था कि ये पेपर की तैयारी वगैरह करवा रही थी बच्चों की, तो उस हवाले से इनको कोई काम था तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो छुट्टी हो जाएगी उसके बाद में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे स्कूल में रुकूंगी। अब टीचर्स का स्कूल में रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली रुका करते हैं टीचर्स, तो ये भी रुक गई थी। और ये बताती हैं कि सारे टीचर्स वगैरह सारा स्टाफ जा चुका था, सिर्फ एक प्रिंसिपल जो है वो मौजूद थे और इसके अलावा जो है एक ऑफिस बॉय मौजूद था। ये बताती हैं कि जो इनका स्कूल है बेसिकली उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो हुआ करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी क्लासेस हैं और वो जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे 3 कमरे बने हुए हैं। उनमें से एक कमरा जो है वो प्रिंसिपल का है, एक कमरा जो है वो मीटिंग वगैरह के लिए है और एक कमरा वगैरह जो है वो ख़वातीन के हिसाब से इस्तेमाल होता है, यानी वो बेसिकली समझ लें जैसे गर्ल्स कॉमन रूम वगैरह होता है इस तरह का रूम है। तो ये भी उसी रूम में मौजूद थी। उन्होंने सोचा कि जो भी काम है मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद चले जाऊँगी। अब ये बताती हैं कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा रूम है उस रूम के बाहर से कोई गुज़रा है और जो भी गुज़रा है वो बिल्कुल इतनी तेज़ स्पीड से गुज़रा है नॉर्मली जैसे एक इंसान नहीं गुज़र सकता। अब बैठे बैठे इनको जो व्यू नज़र आ रहा था वो गेट और उसके सामने का हिस्सा नज़र आ रहा था या इनकी बैक साइड पे खिड़की मौजूद थी। अब ये बताती हैं कि मुझे जब ये महसूस हुआ कि कोई गुज़रा है
तो मैं समझी कि शायद ऑफिस बॉय होगा जो सामने से गुजरा है, क्योंकि प्रिंसिपल जब भी गुजरते हैं या कोई भी ऐसी बात होती है तो वो रुकते हैं, पूछते हैं खैरियत तो है, क्यों रुकी हुई हैं, जो भी उनकी बात होती है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ऑफिस बॉय होगा। अब ये बताती है कि मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, इग्नोर किया, जो मेरा काम था मैं उसमें बिज़ी हो गई। अब मैं मुसलसल अपना काम पे फोकस कर रही थी। वो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई आके गेट के ऊपर खड़ा हो गया है, या गेट का जो समझ लें कि अंदर की साइड है उस तरफ आ गया है। अब मैं काफ़ी देर तक काम में बिज़ी रही। मैं ये सोचने लगी कि हो सकता है ऑफिस बॉय होगा, कोई काम होगा। लेकिन जब मैं मुसलसल नीचे देखती रही तो वो जो भी आके खड़ा हुआ था वो मुसलसल वहीं पे खड़ा हुआ था। अब अगर ऑफिस बॉय आता तो यकीनन वो कुछ ना कुछ बोलता या कोई काम बताता या कोई काम पूछता। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी काम में कि मैं मुसलसल नीचे देख रही थी और उधर देख ही नहीं रही थी। अब ये बताती है कि जब काफ़ी देर तक वो खड़ा रहा तो मैंने एकदम से आंख उठा के देखा, और जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि हमारी क्लास की एक बच्ची है 9 क्लास की, उसका नाम अरीबा है। वो सामने खड़ी हुई है और बाकायदा बाल खोल के खड़ी हुई है, तैयार होके खड़ी हुई है, जो नॉर्मली उसका हुलिया नहीं हुआ करता। या हमारे स्कूल में बाल खोलना या इस तरह तैयार होना कभी भी अलाउ नहीं है फ़ीमेल्स के लिए। बहरहाल जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं स्माइल पास करने लगी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई काम होगा या किसी वजह से रुकी हुई होगी। तो मैंने उससे पूछा, खैरियत तो है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल मुझे मुस्कुरा के देखने लगी। फिर मैंने दोबारा से नीचे देखना शुरू कर दिया, अपना काम करने लगी। बहरहाल मैं हैरान थी कि इसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जो कि अनएक्सेप्टेबल था या मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी। लिहाजा मैंने दोबारा पूछना मुनासिब नहीं समझा और काफ़ी देर तक वो खड़ी रही। उसके बाद मैंने दोबारा देखा तो वो दोबारा मुझे देख के मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते वो स्टेयर्स की तरफ जाने लगी। अब ये जो उसका बिहेवियर था ये बड़ा स्ट्रेंज था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इसको फॉलो करती हूँ और इससे पूछती हूँ कि ये किस धुन में या इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही थी। लिहाजा मैं उठी, उसको फॉलो करने लगी। तो देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर छत की तरफ चली गई। अब जब वो छत की तरफ चली गई तो मेरी हैरानी में इजाफा हो गया, क्योंकि नॉर्मली हमारे फ्लोर पे आने के लिए भी स्टूडेंट्स को पूछना पड़ता था। नॉर्मली गार्ड जो था वो ऊपर आने नहीं देता था। खैर बहरहाल जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसको पीछे से आवाज़ दी। मैंने कहा, खैरियत तो है, तुम कहाँ जा रही हो ऊपर की तरफ? ये सुनने के बाद भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और ये जो स्टेयर्स थी ख़त्म हुई और जो ऊपर की तरफ दूसरी स्टेयर जा रही थी वहाँ की तरफ चलने लगी। अब मैंने सोचा कि मैं प्रिंसिपल को जाके बताती हूँ, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लिहाजा मैं जल्दी से प्रिंसिपल के पास गई और उनको जाके मैंने इन्फॉर्म किया कि देखें, एक लड़की है 9 क्लास की, वो यहाँ पे घूम रही है और ऊपर की तरफ गई है छत की तरफ इस टाइम। प्रिंसिपल जो थे वो फ़ौरन उठ के मेरे साथ आए और उन्होंने बोला कि जाके देखते हैं। तो खैर वो स्टेयर्स पे गए और ऊपर की तरफ गए तो ये बताते हैं कि वहाँ पे जो डोर था वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वो लॉक था, यानी छत के ऊपर ना कोई जा सकता था ना आ सकता था। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुई, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो जो लड़की है वो ऊपर की तरफ जा रही है और मुझे देख के मुस्कुरा भी रही है। खैर प्रिंसिपल ने बोला, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, इग्नोर करो। अब मेरे जहन में क्वेश्चन तो था। लिहाजा जब वो लड़की दोबारा अगले दिन स्कूल आई तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि कल स्कूल में तुम आई थी छुट्टी होने के बाद, और अगर आई थी तो तुम छत पे क्या कर रही थी? ये सुन के वो जो स्टूडेंट थी वो कहने लगी, मैडम मैं तो कल स्कूल ही नहीं आई थी। ये सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं हैरान होने लगी। खैर मैंने सोचा कि जो इसकी क्लास टीचर है मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ये कल आई थी या नहीं आई थी। अब ये बताती हैं कि मैं जब उनकी क्लास टीचर के पास गई और उनको मैंने बोला, सारा वाक़या बताया और उनसे पूछा कि कल ये आई थी या नहीं आई थी, तो उनकी जो टीचर थी वो कहने लगी कि ये कल नहीं आई थी, इसकी तबीयत ख़राब थी। ये बताती हैं जो वाक़या मेरे साथ हुआ था इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। प्रिंसिपल इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये रूम में झाँक रही थी, इसने मुझे मुस्कुरा के देखा, उसके बाद ये स्टेयर्स की तरफ गई थी और वहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ जाके गायब हो गई थी। हालांकि किसी भी तरह छत पे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है और वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह मुझे हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।